नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो रात जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी पार्ट 2। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मैं अकेली अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। नीचे सड़क पर हल्की आवाज़ें थी। दूर कहीं से कुत्ते भौंक रहे थे। मैं मोबाइल पर कोई पुराना गाना सुन रही थी, तभी अचानक बिना किसी नोटिफिकेशन के स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। इस बार कुछ लिखा नहीं आया, बस कॉल की स्क्रीन खुली। अज्ञात नंबर। कुछ सेकंड बाद कॉल अपने आप कट गया। मैंने फ़ोन को साइड में रखा, सोचा शायद नेटवर्क गड़बड़ होगी। तभी पीछे से बहुत हल्की, लगभग हवा में खुली हुई एक आवाज़ आई, सो गए क्या? मैं पलटकर खड़ी हो गई। कमरे में कोई नहीं था। पर्दे स्थिर थे, हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और ज़ोर से कहा, ना। उस रात कुछ नहीं हुआ, ना खटखटाहट, ना गंध, ना आईना हिला। बस मेरी नाक की आवाज़ थोड़ी देर तक कमरे में गूंजती रही। हो सकता है वो पूरी तरह ना गया हो सकता है वो कहीं दूर खड़ा हमें देख रहा हो, मौका तलाश रहा हो। लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों जानते थे किसी भी सह से बड़ा हमारी नाक का फैसला है। कभी कभी एक मजबूत पूरे दिल से निकली नाक किसी भी जिन से ज़्यादा ताकतवर होती है। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये ताकत कई बार इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है कि इंसान को मरने तक मजबूर कर देती है। अगले दिन जब मैं सुबह उठी, कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। रिया मेरे घर पर आई थी और बहुत बुरी तरह कांप रही थी। रिया का हाथ मेरी हथेली में कांप रहा था, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ रिया का हाथ अब मेरे हाथ में नहीं था। मैंने डरते हुए नीचे देखा। अंदर सिर्फ मैं थी, रिया गायब थी। मेरी सांसें रुक गई। रिया, मेरी आवाज़ इतनी धीमी निकली जैसे गले में कोई हाथ डालकर दबा रहा हो। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत स्त्री जैसी आवाज़, लेकिन रिया नहीं थी। दीदी, मैं यहाँ हूँ। मेरे अंदर खुद ब खुद आवाज़ की तरफ मुड़ी। कमरे के सबसे अंधेरे कोने में, जहाँ लैंप की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी, कोई खड़ा था, लंबा, पतला और बहुत स्थिर। मैंने बमुश्किल पूछा, रिया? अंधेरे से दो आंखें चमकी, लेकिन वो इंसानी आंखें नहीं थी, काली, गहरी और अंदर खींचती हुई। और उसके बाद वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, रिया, रिया कहाँ हो तुम? अंदर आ जाओ। वो रुकी और उसी अंधेरे में उसकी हंसी गूंजी, वही हंसी जो कभी रिया हंसती थी, लेकिन अब वो टूटी नहीं, चीखी हुई नहीं। फिर अचानक पूरी दहशत के साथ वो चीखी, अंदर आऊं? लेकिन तुमने तो कहा था दरवाज़ा मत खोलना। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैंने कांपते हाथों से कागज़ उठाया जो हाफिज साहब ने दिया था। तभी कमरे में हवा नहीं बल्कि साया घूमने लगा। चारों तरफ ससराहट होने लगी। दीदी, ये रिया की असली आवाज़ थी, डरी हुई, रोती हुई, कमज़ोर, बहुत प्यासी, कहीं बहुत पास, कहीं बहुत दूर। दीदी, मैं यहाँ हूँ। वो मुझे खींच कर ले जा रहा है। मैं पागलों की तरह चिल्लाई, तो बोलती रहे मैं यहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने दायरे के बाहर कदम रखने की कोशिश की, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ने मुझे पकड़ लिया, जैसे किसी ने मेरे टखनों को दोनों हाथों से जकड़ लिया हो। मेरी आंखें फैल गईं। किसी की उंगलियों जैसे निशान मेरी त्वचा में धंस रहे थे। अचानक कमरे के दाएं कोने से उसी विवेक की आवाज़ आई, मैं उसे ले जा रहा हूँ, लेकिन अकेली नहीं, तुम दोनों की रूहें एक साथ जाएंगी। लगता है ज़्यादा प्यारी लगेंगी। मैंने कांपते हुए आयतें पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हर शब्द बोलते ही मेरा गला दबने लगा, आवाज़ टूटने लगी। तभी एक ज़ोरदार थप की आवाज़ हुई। कमरा हिल गया, लैंप बुझ गया। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और किसी के बहुत पास आकर फुसफुसाने की आवाज़, अब देख कैसे बचा पाती है। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और कागज़ को अपने सीने से लगाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, कमरे में एक सफ़ेद धुआं उठा
और फिर अचानक एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह रिया मेरे सामने दिखाई दी। लेकिन वो जैसी आई थी वैसी रिया तो कभी थी ही नहीं। उसके बाल पानी की तरह भीगे हुए थे, चेहरा मौत जैसा सफ़ेद, आंखें पूरी काली और मुंह मुंह ऐसे खुला था जैसे किसी ने जबड़े चीर दिए हों। उसने मेरी तरफ देखा और बेइंतहा दर्द से कहा, दीदी मेरी मौत ऐसी नहीं हुई थी, सच्चाई मत जानना, वो सब सह नहीं पाओगी। मैंने चिल्लाकर कहा, रिया रिया तू कब मरी, कैसे? वो अचानक ज़ोर से झटकी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसे पीछे खींच रही हो। मत पूछो, मत याद करो वो दरगाह, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाई थी, रास्ते में। उसकी बात अधूरी रह गई। किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर धीरे में घसीट लिया। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो पागलों की तरह दायरे से भाग दौड़ी। कमरा कांप रहा था, छत से धूल झड़ रही थी, हर दीवार से कोई रोता हंसता चीखता था। मैं चिल्लाई, रिया रुक जा, मैं आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अंधेरे वाले कोने में कदम रखा, एक ठंडी सांस मेरे कान में पड़ी। देर हो गई, अब उसकी नहीं तुम्हारी बारी है। उसके बाद मुझे सिर्फ अपनी ही चीख सुनाई दी और पूरे घर में इतनी जोरदार से कि मैं खुद से दूर हो गई। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं रिया के बारे में सोचने लगी कि उसके साथ क्या हुआ। रात के ठीक 2:47 पर मेरा फ़ोन फिर से बजा। स्क्रीन पर वही नाम, रिया कॉलिंग। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ वैसी नहीं थी, बिल्कुल सूखी टूटी हुई, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। वो आ रहा है मुझे लेने। और कॉल अचानक कट गई। मैं डर के मारे कांप रही थी। मैंने तुरंत लोकेशन ट्रैक की। रिया उसी सुनसान दरगाह में थी जहां जाने से मैंने उसे मना किया था, पर इस बार कुछ अलग था। लोकेशन दरगाह के अंदर नहीं, दरगाह के पीछे वाले कब्रिस्तान में दिख रही थी। मैं दौड़ते हुए वहां पहुंची। दरगाह पूरी तरह अंधेरे में पड़ी थी, जैसे कई सालों से कोई ना आया हो वहां पर। चारों तरफ अजीब सी मिट्टी की बदबू, हवा में फुसफुसाहटें, जैसे कोई अंधेरे में मेरा नाम ले रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन की और सामने ज़मीन पर रिया का टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग चालू होते ही रिया की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी, पूजा यहाँ कुछ है, कोई इंसान नहीं, पर मुझे देख रहा है। वो दरवाजे पे खड़ा है, आंखें बिल्कुल खाली। अचानक रिकॉर्डिंग में भारी, बहुत गहरी आवाज़ आई, मानो ज़मीन के अंदर से कोई बोल रहा हो, एक बार बुला लिया तो वापस कोई नहीं जाता। मैंने डर के मारे रिकॉर्डिंग रोक दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं अंदर गई तो देखा खबरों के बीच एक काली परछाई झूल रही थी, जैसे हवा में लटकी हो। उसके पैरों के नीचे ज़मीन पर कुछ पड़ा था। मैंने टॉर्च ऑन की और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ रिया का शरीर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, जैसे किसी ने उसे वहीं दफना दिया हो। बिना पलके झपकाए सीधे ऊपर एक ही जगह देख रही थी। चेहरा मानो जैसे जम सा गया था, जैसे मरने से पहले वो कुछ बेहद भयानक देख चुकी हो। उसके नाखून मिट्टी में ढसे हुए थे, जैसे वो किसी चीज़ को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही हो और कोई उसे नीचे नोच रहा हो। और उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन इंसानी उंगलियां नहीं, बहुत ही लंबी, काली और टेढ़ी, जैसे किसी गैर इंसानी चीज़ ने उसका गला दबाया हो। अचानक पीछे से वही भारी आवाज़ आई, तुम दोनों को बुलाया था ना, एक ही आई। मेरी सांस रुक गई। मैं मुड़ी पर वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक काली लंबी छाया जो कब्रों के बीच जमीन पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं पूरी ताकत से वहाँ भागी, दरगाह से बाहर निकलकर सड़क पर पहुँची। तब तक मेरे कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, अब बाकी तू रह गई है। उस रात के बाद से आज तक मैं सामान्य नहीं हो पाई। रिया की मौत पुलिस ने हार्ट अटैक बताई थी, पर सिर्फ सच मैं ही जानती हूँ। रिया की मौत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उस दरगाह में बैठे अनदेखे साए ने ली थी। रिया की मौत को आज पूरे 7 दिन हो गए थे, लेकिन हर रात 2:47 बजे
मेरा फ़ोन बजता था और स्क्रीन पर वही नाम चमकता था, रिया कॉलिंग। पहले मैं कॉल काट देती थी, पर 7वीं बार मेरा धैर्य टूट गया। डरते डरते मैंने कॉल उठाई। कॉल उठते ही पहले 3 सेकंड चुप्पी थी, फिर अचानक किसी के तेज सांस चलने की आवाज़, हाँ 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 हाँ। फिर एक टूटी हुई गहरी आवाज़ आई, पूजा वापस आ। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर वो आवाज़ और सिर्फ साफ हुई, मगर वो रिया की नहीं थी, बल्कि 2 आवाज़ों का मिश्रण थी। एक रिया और उसके ऊपर कोई बहुत ही बूढ़ी, कर्कश, गैर इंसानी आवाज़, यहाँ अंधेरे में अकेली हूँ, मेरी मदद करो। मैं फुट फुट कर रोने लगी। रिया, तुम मर चुकी हो, तुम कहाँ हो? उधर से एक लंबी चुप्पी, फिर अचानक से आवाज़ फुसफुसाई, कब्र के नीचे, जहाँ वो मुझे ले गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कौन? किसने? कॉल में अचानक कुछ घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई मृत शरीर मिट्टी में रगड़ते हुए खींच रहा हो। फिर एक फटती हुई आवाज़, जिसने अब तुम्हारा चुना है। उसके बाद कॉल कट गई। मैंने हर रात की तरह दरवाज़ा लॉक किया, बत्तियाँ बंद की और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे कानों के पास किसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मैं आ गई। मेरी सांस रुक गई। मैंने झटके से लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन मेरी दीवार पर कील से टंगी रिया की फ़ोटो, जो सालों से सीधी टंगी थी, अब उल्टी पड़ गई थी। और फोटो के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मुझे वापस लाओ। मैं कम डर के मारे पसीने में भीग गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो नीचे ज़मीन पर एक मिट्टी से भरा पैर का निशान था, बिल्कुल रिया के जैसा। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो निशान उल्टी दिशा में था, जैसे कोई अंदर नहीं आया बल्कि अंदर से बाहर गया हो। मैंने हिम्मत करके रिया की कब्र के पास जाने का फ़ैसला किया, जहाँ उसे दफनाया गया था। उस मिट्टी में साफ साफ लंबे नुकीले उंगलियों के निशान थे, जैसे वो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैं झुककर मिट्टी छूने वाली थी कि पीछे से किसी ने मुझे पकड़कर पीछे खींचा। मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरे फ़ोन में अचानक नोटिफिकेशन आया, रिया सेंट यू ए फ़ोटो। मैंने कांपते हाथों से फ़ोटो खोली। रिया की कब्र से अंदर ली गई फ़ोटो थी, पूरी अंधेरी, बस एक जगह हल्की सी रोशनी, और उस रोशनी में रिया का चेहरा सफ़ेद सूना, उसकी उंगलियां स्क्रीन की तरफ बढ़ी हुई। फ़ोटो के नीचे कैप्शन खुद ही का टाइप हो रहा था, बस एक बार आ जा, फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक मेरे पीछे कदमों की आवाज़ आई, धीरे, बहुत धीरे। मैं मुड़ी और मेरी रूह जम गई। वो वही काली परछाई थी जिसने रिया को लिया था, पर इस बार उसके पीछे रिया भी खड़ी थी, सर झुकी, सफ़ेद आंखें, पर वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, चलो पूजा, अब तेरी बारी है। और दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे पैर पत्थर की तरह जम गए थे। रिया ने हाथ बढ़ाया, पूजा, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ चलना। उसकी आवाज़ अब भी वो नहीं थी। उसके हर शब्द पर उत्साह की भारी आवाज़ चिपकी हुई थी। उसने फिर कहा, हमने तुझे बुलाया था, तू ना आई, अब तू जाना पड़ेगा। काला साया ज़मीन के ऊपर उठने लगा। उसकी लंबी उंगलियां मेरी ओर बढ़ने लगी। हवा में मिट्टी उड़ने लगी। दरगाह की दुआओं की आवाज़ एकदम धीमी पड़ने लगी, जैसे वो साया उनकी आवाज़ खा रहा हो। मैं पीछे हटती हुई बोली, रिया, तुम मेरी दोस्त थी, दोस्त ऐसे नहीं बुलाते। रिया की आंखों में एक पल के लिए कोई चमक झली, जैसे वो अंदर से कहीं मुझे पहचान गई हो। उसके होंठ कांपे, पूजा, भाग जा, भाग जा, वो तुझे ले ले ले। उसके बोल खत्म होने से पहले ही साय ने उसका चेहरा पकड़कर चुप कर दिया। रिया फिर से वही परछाई बन गई, बिना इमोशन, बिना इंसानियत। अब वो दोनों मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं पूरी जान लगाकर भागी और दरगाह की चौखट तक पहुंची। जैसे ही मेरा पैर चौखट पर पड़ा, मेरे पीछे आ तो दोनों साए कुछ कदम दूर रुक गए। वे चीखने लगे, ऐसा भयानक स्वर
जैसे कुछ जला रहा हो। काला साया चौखट को पार नहीं कर पाया। रिया भी दर्द से करा रही थी। मैंने चौखट पकड़ के चलाया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साया आग की तरह फड़कने लगा। उसकी लंबी उंगलियां राख बनने लगी। रिया ज़मीन पर गिर पड़ी, मिट्टी में डूबती हुई, जैसे कोई उसे नीचे घसीट रहा हो। अंतिम क्षण में रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पहली बार इंसानी थी और उसने धीमे से कहा, सॉरी, मुझे बचा नहीं पाई तू। इसके बाद रिया मिट्टी में पूरी तरह समा गई और वो साया हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। चारों तरफ शांति। और कुछ देर बाद मैं घर चली गई। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि रात में क्या हुआ था। मैं थकी हुई, सहमी हुई, लेकिन जिंदा थी। अब मैं वहाँ से जाने लगी। दरगाह के पीर बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, वो सही वक्त पर रुक गया, वरना तुझे भी ले जाता। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? वो कौन था? पीर बाबा ने दूर कब्रिस्तान की तरफ देखते हुए कहा, वो इंसान नहीं, एक पुकारने वाला साया था। एक बार जिस नाम को पुकार ले वो उसका हो जाता है। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब सब खत्म हो गया ना बाबा? पीर बाबा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, साए कब खत्म होते हैं? वो तो सिर्फ जगह बदल लेते हैं। ठंडी हवा चली। मैंने डर कर अपना फ़ोन चेक किया। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, 1 मिस्ड कॉल फ्रॉम रिया। 2:47 रात के।